वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 7 नवंबर और आज मैं आप सबों को 7 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोस्तों इस समझौते के तहत विकासशील देशों को 2020 से साल में कम से कम $100 बिलियन की राशि जुटाना अनिवार्य था और वह राशि 5 सालों में संशोधित होती और इसी का विरोध करके अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौता से अपने आप को अलग कर लिया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अमेरिका इसमें 2015 में शामिल हुआ था। दोस्तों, यूएनएफसीसी के कार्यकारी सचिव पेट्रिसिया एसिपनोसा हैं और इसका मुख्यालय बान, जर्मनी देश में है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का आकलन करने को कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 सदस्य वाले समिति का गठन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का आकलन करने वाले समिति के अध्यक्ष प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पति होंगे। दोस्तों, टीआरपी की गणना भारत में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बीएआरसी द्वारा बार-ओ-मीटर नामक उपकरण से किया जाता है। तो आप इस उपकरण का नाम जरूर याद रखें। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष पुनीत गोयनका हैं और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। और हाँ दोस्तों, इस 4 सदस्यीय समिति 2 महीनों के अंदर अपना रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपेगी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में जॉन पोम्बे मुगुफुली को दूसरी बार किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, 5 नवंबर 2020 को दूसरी बार जॉन पोम्बे मागुफुली ने तंजानिया के राष्ट्रपति पद का शपथ लिया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन्होंने चाडेम पार्टी के टुंडू लीसू को हराया है। दोस्तों, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और तंजानिया की मुद्रा तंजानियन शिलिंग है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में लिखी पुस्तक टिल बी बिन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणदीप गुलेरिया। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और अन्य 2 डॉक्टर चंद्रकांत लहड़िया एवं गगनदीप कांग ने कोविड-19 के ऊपर इस पुस्तक को लिखा है। दोस्तों, इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। खास करके पुस्तक के नाम को आप जरूर याद रखें। दोस्तों, इस पुस्तक में कोविड-19 से लड़ने में भारत के नागरिकों के साझा प्रयासों की चर्चा की गई है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर
प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 नवंबर को प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाया जाता है। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए 6 नवंबर को इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस दिवस को 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को मनाने की घोषणा की थी। बात करें अगले पॉइंट की, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव आप लोगों को यदि देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किसने सार्स सेंट्रल बैंक के गवर्नर समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फाइनेंस गवर्नर समूह की 40वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें शक्तिकांत दास ने समिति यूजर समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क सार्क फाइनेंस सिंस का भी उद्घाटन किया है। दोस्तों, सार्क फाइनेंस की स्थापना 9 सितंबर 1998 को हुई थी और इसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस समूह में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भारत, भूटान, पाकिस्तान इत्यादि देशों के केंद्रीय बैंक शामिल हैं। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किनको नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाचा चौधरी। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अब यह गंगा के आध्यात्मिक महत्व के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएंगे। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीएल ने किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूपीआई को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्हाट्सएप को एनपीसीएल ने यूपीआई के लिए मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, फेसबुक की स्वामित्व वाली व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को एनपीसीएल ने अपने पेमेंट सेवाओं को देश में चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करने को मंजूरी दे दिया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो एनपीसीएल के एमडी और सीईओ का नाम दिलीप असबे है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों, एनपीसीएल की स्थापना 2008 में हुई थी। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में देहरादून नगर निगम ने किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत डीएमसी ने अभी अभी किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, उत्तराखंड के डीएमसी ने प्लास्टिक कचरे से निपटने तथा कोविड-19 के प्रसार को रोकने को यह पहल की शुरुआत की है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोस्तों देहरादून नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो कि शीतकालीन में है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन में होता है
तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किन को मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान को जेसी डैनियल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहरन। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, राज्य का सर्वोच्च सम्मान जो सिनेमा में आजीवन योगदान को दिया जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन का चयन हुआ है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हरिहरन को यह पुरस्कार एमटी वासुदेवन नायर की अध्यक्षता में गठित जूरी द्वारा दिया गया है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम टीई पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। तो आप इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बारी है दोस्तों आज के प्रश्न की। तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए किस प्रश्न को रखा है। हाल में कंपनी सिस्का ग्रुप ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बारी है दोस्तों कल के प्रश्न के उत्तर की। तो चलिए देखते हैं कल हमने किस प्रश्न को पूछा था। कल का प्रश्न था दोस्तों, हाल में फराज खान का निधन हो गया, यह कौन थे? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, अभिनेता। अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ। तो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता फराज खान ने अनेकों हिंदी फिल्म जैसे कि मेहदी 1998 में, फरेब 1996 में, चांद बुझ गया 2005 में, इन सभी फिल्मों में अभिनय किया था और ये जाने माने हिंदी सिनेमा के अभिनेता थे। तो आप इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।